मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज अपनी जो क्लास है उसमें आपका एक नया टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अपनी जो चैप्टर नंबर 1 में जो अपनी नेक्स्ट क्लास है वो है आपके पास विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, कौन सी टर्म है, कैसे इसका युग्म बनता है। तो समझते हैं सबसे पहले अपन विद्युत द्विध्रुव को। तो जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो होता क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। देखो इसमें सबसे पहले तो दो ध्रुव होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि जो यहाँ पे टॉपिक का नाम है आपके पास विद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। मान लिया आपके पास क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं। क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं। मान लिया मैंने यहाँ पे कि ये आपका क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश है और ये आपका क्या है, कोई माइनस क्यू आवेश है। क्या है आपके पास, ये कोई प्लस क्यू आवेश है और ये कोई माइनस क्यू आवेश है। और इसके बीच में जो दूरी होती है वो क्या होती है, अल्प होती है। यानी इसके जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, आपकी अल्प होगी। तो ये वाला जो युग्म कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मतलब क्या इसमें कि देखो ये आवेश कैसे है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। यदि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे यदि 2q है तो ये क्या होगा, माइनस का 2q होगा। ऐसे भी हो सकता है यदि माइनस का 3q है तो ये प्लस का 3q होगा। तो इस टाइप से जो भी आपका कुछ कंजर्वेशन आए, इसके इस टाइप से जो भी आपके पास कोई आवेश का सिस्टम आ जाए तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में क्या कहलाएंगे, ये इसका द्विध्रुव कहलाएगा, ये इसका विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव की यदि आपको डिफाइन करना हो तो क्या लिखोगे कि ऐसे दो आवेश जो क्या होते हैं, परिमाण में तो समान होते हैं। क्या होते हैं, परिमाण में समान होते हैं। परिमाण में समान का मतलब क्या है कि परिमाण में समान मतलब ये क्यू है तो ये भी क्यू है, बट इसमें इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। वो कैसे कि ये प्लस है और ये क्या है, आपका माइनस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्लस है और ये क्या आपका माइनस है। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे कि दो परिमाण में दो आवेश होते हैं, वो परिमाण में तो समान होते हैं और प्रकृति में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, आवेश या द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव का या विद्युत आवेशों का वह युग्म है वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसे आवेश या ऐसे आवेशों का युग्म जो क्या हो, जिसमें दो आवेश परिमाण में तो समान हो परंतु प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वो युग्म क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम की किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जब दो आवेश, देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, जब दो आवेश परिमाण में समान हो, जब दो आवेश परिमाण में समान हो तथा प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो, तथा प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो, तथा प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो। तो जब दो आवेश परिमाण में समान हो तथा प्रकृति में क्या हो, आपके पास विपरीत हो, तथा दोनों आवेश क्या होने चाहिए, अल्प दूरी पर होने चाहिए, तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी, तथा दोनों आवेश अत्यल्प दूरी पर हो, क्या हो, अत्यल्प दूरी पर हो, अत्यल्प दूरी पर हो, तो यह युग्म क्या कहलाता है, आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यह युग्म क्या कहलाता है, आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इस आवेश के युग्म को, तो आवेश अत्यल्प दूरी पर हो तो इस आवेश के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर, विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि विद्युत द्विध्रुव कैसे कहते हैं कि कोई भी दो आवेश होना चाहिए, परिमाण में समान होना चाहिए, प्रकृति में विपरीत होना चाहिए, और यदि उसके बीच की दूरी है तो इसका मैं एक केंद्र मानता हूं। तो क्या होता है, जो ये वाला द्विध्रुव बन रहा है अपना, इसके बीच में इसका क्या होगा, केंद्र होता है। इसे क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का केंद्र। अब यदि मैं बात करूं कि ये जो केंद्र है, तो इस केंद्र से जो ये वाली डिस्टेंस है, ये कितनी है आपके पास, a है, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है आपके पास, a है। क्लियर, जब ये a और a यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 2a, तो ये क्या है, दोनों जो दूरी है वो क्या है, आपकी 2a है। यहाँ से यदि प्लस q से माइनस q आवेश की बात करें तो जो ये दूरी है वो कितनी है, आपकी 2a है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 2a दूरी है वो क्या है, दोनों अल्प है, यानी प्लस q और माइनस आवेश q है, प्लस q और माइनस q आवेश है, इसके बीच की दूरी क्या है, अत्यल्प है। तो देखो मैं यदि मैं इसकी बात करता हूँ, यदि मैं इसके बीच की बात करूँ तो ये भी अपना क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव बना रहा है। क्या, देखो बना रहा है विद्युत द्विध्रुव। क्यों, क्योंकि ये 2q है, ये -2q है, आवेश दोनों का क्या है, परिमाण में समान है, ये 2q और ये 2q, बट प्रकृति में क्या है, विपरीत है, यानी प्लस का है और ये क्या आपका माइनस का। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, आपका विद्युत द्विध्रुव बनाएगा। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये भी विद्युत द्विध्रुव बनाएगा। क्या, बिल्कुल बनाएगा। आवेश तो में परिमाण में कैसे है 3q और 3q, बट प्रकृति में कैसे विपरीत है, यानी एक माइनस है और एक कौन सा है, प्लस है। मतलब ये भी क्या आपका विद्युत द्विध्रुव है। क्या ये वाला विद्युत द्विध्रुव है, क्या
-3q और -2q, क्या ये विद्युत द्विध्रुव है क्या? बताओ ये वाला विद्युत द्विध्रुव है क्या? एक मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, क्या +2q और -3q, क्या ये वाला विद्युत द्विध्रुव है क्या? तो ये वाले विद्युत द्विध्रुव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ो, क्या है इसकी डेफिनेशन, कि जब दो आवेश परिमाण में समान होने चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है कि जब दो आवेश परिमाण में क्या हो, आपके पास समान हो तथा प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो। तो जब ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी तभी आपका क्या बनेगा, विद्युत द्विध्रुव बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी जो दूरी होनी चाहिए, एक यह भी ध्यान रखना कि दो आवेशों के जो बीच की दूरी है वो क्या अत्यंत दूरी पर हो, यानी बहुत ही कम डिस्टेंस पर हो, तो ये युग्म क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। तो देखो ये वाला कभी भी विद्युत द्विध्रुव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक तो इसका जो परिमाण है, आवेश के जो परिमाण है वो क्या है, यहाँ पे 3q और यहाँ पे 2q है, प्रकृति में विपरीत नहीं है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये वाला विद्युत द्विध्रुव नहीं है। ये विद्युत द्विध्रुव है क्या? परिमाण कितना है, 2q, ये परिमाण कितना है, -3q, ये भी विद्युत द्विध्रुव नहीं है, क्योंकि ये भी इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। तो इस डेफिनेशन को जो फॉलो करेगा तो आवेश का वह युग्म जिसमें क्या हो, दोनों आवेश के परिमाण तो समान हो, प्रकृति में विपरीत हो, दोनों आवेश क्या हो, आपके पास अल्प दूरी पर हो, वो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो ये क्या है, आपका विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन है। अब यदि मैं बात करता हूँ, एक डेफिनेशन और लिखता हूँ कि जो +q और -q को मिलाने वाली रेखा है, ये क्या कहलाएगी, इस द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी। यदि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिखता हूँ कि जो आपके पास दो आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, इस द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। यानी दो आवेशों को लिख सकता हूं मैं, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है, अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो वर्ड आएंगे आपके पास, एक तो अक्षीय रेखा और एक निरक्षीय रेखा। तो देखो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, यानी इधर वाली डिस्टेंस है और इधर वाली डिस्टेंस है, यानी इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, O। तो इसके यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अपन रेखा मिला रहे हैं, जो आपको +q से -q आवेश से जो रेखा मिला रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका इसका विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ कि इसके लंबवत, देखो अब ये तो हो गई इसकी बात, तो जो अक्षीय रेखा है इसका मतलब ये जो डायग्राम है वो क्या आपका अक्षीय रेखा का भी है। अब यदि मैं बात करूँ कि आपके पास ये वाले कोई आवेश हो गए, ये कोई देखो ये तो जो विद्युत द्विध्रुव नहीं है, इसको तो मैं हटा दूं यहाँ से, आपको केवल एक डायग्राम बनाना है, सभी नहीं बनाने। तो यदि मैं यहाँ पे एक बना लूं कि ये क्या है, आपका कोई +q आवेश है, ये क्या आपका कोई -q आवेश है, दोनों कितनी दूरी पर है, आपके कितनी दूरी पर है, 2a दूरी पर है। ये इसका क्या है, केंद्र है, ये इसका क्या है, केंद्र है। क्या मैं इसके लंबवत अक्ष बनाऊं, यानी जो इसका केंद्र था उस केंद्र के क्या बनाऊं, लंबवत अक्ष बनाऊं, यानी इस टाइप से जो बनाऊं, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, निरक्षीय रेखा कहलाएगी। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि ये वाली जो है ये तो क्या आपकी निरक्षीय रेखा है, क्या है, जो अक्ष को क्या कर रही है, 90 डिग्री एंगल से काट रही है, यानी ये इसकी क्या कहलाएगी, निरक्षीय रेखा, और ये कहलाएगी इसकी अक्षीय रेखा। ये क्या कहलाएगी, आपकी अक्षीय रेखा। क्या कहलाएगी, अक्षीय रेखा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि निरक्षीय और अक्षीय में क्या होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि दो आवेश को मिलाने वाले जो अक्षीय रेखा है उसके केंद्र बिंदु को यदि कोई लंबवत रेखा काटे तो वो उसकी क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जब द्विध्रुव के केंद्र से पारित, लिख सकता हूँ जब द्विध्रुव के केंद्र से पारित, द्विध्रुव के केंद्र, देखो द्विध्रुव का केंद्र क्या हो गया, ये O, और इसके पारित यानी इसके अक्ष के लंबवत, तो ये क्या है आपका द्विध्रुव के, जब द्विध्रुव के केंद्र से पारित अक्ष के लंबवत जो रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है, इसकी निरक्षीय रेखा कहलाती है। पारित अक्षीय रेखा के लंबवत, जब द्विध्रुव के केंद्र से पारित अक्षीय रेखा के लंबवत अक्ष को, या लंबवत क्या बोल सकते हो आप, लंबवत रेखा को भी बोल सकते हो, या लंबवत रेखा के द्विध्रुव को, लंबवत रेखा के द्विध्रुव को निरक्षीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, निरक्षीय रेखा कहते हैं। देखो लैंग्वेज आप बना के जो भी लिख सकते हो आप लिख लेना, आपको केवल समझ में आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी तीन डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्या क्या,
कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत हो, अल्प दूरी पर हो, वो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अक्षीय रेखा किसे कहते हैं, दो आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, अक्षीय रेखा होगी। और यदि मैं इन अक्षीय रेखा को उसके द्विध्रुव के केंद्र से यदि लंबवत कोई रेखा मिलाऊं तो वो उसकी क्या कहलाएगी, इस द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहलाएगी। क्लियर। तो ये डेफिनेशन आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो डेफिनेशन है इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। या तो जल्दी से नोट कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है विद्युत द्विध्रुव। देखो जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना है। लैंग्वेज आप आपकी लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लैंग्वेज आप मत कॉपी करो, ठीक है। बढ़े आगे। तो ये क्या हो गया, आपके पास तीन डेफिनेशन हो गई, एक तो विद्युत द्विध्रुव की, एक अक्षीय रेखा की और एक निरक्षीय रेखा की। अब मैं बात करता हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी बात करता हूँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो अब मैं किसकी बात करता हूँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी बात करता हूँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो ये आघूर्ण में एक नया वर्ड क्या आ गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इसका जो टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखो विद्युत द्विध्रुव होना चाहिए सबसे पहले, तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया। दो आवेश होते हैं, परिमाण में समान हो गया, प्रकृति में विपरीत हो गए, अल्प दूरी पर स्थित है यानी 2a। तो देखो जो विद्युत द्विध्रुव होता है तो इसको अपन व्यक्त करते हैं किससे, P से। किससे व्यक्त करते हैं, P से। तो ये मैंने व्यक्त कर दिया P से, ठीक है। यह एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन सुनो कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है क्या है आपके पास, विद्युत द्विध्रुव है। इस पे जो आवेश का परिमाण है, अब आवेश का परिमाण देखो कैसे लोगे आप, कि आवेश का परिमाण ये भी Q है, ये भी Q है। यदि ये 2Q होता, ये भी 2Q होता, ये 3Q होता, ये भी 3Q होता, बट प्रकृति में ऑपोजिट होता, ये प्लस होता तो ये माइनस होता, ये माइनस है तो ये प्लस होता, तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव बनेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जब दो आवेश है, किसी भी एक आवेश का तो क्या लेना है अपन को, परिमाण लेना है। क्या लेना है, परिमाण लेना है। और दूसरे के क्या, उसके बीच की क्या लेनी है, दूरी लेनी है। दूरी कितनी है, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2a। तो उनका जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जब किसी एक आवेश का परिमाण, जब किसी एक आवेश का परिमाण, जब किसी एक आवेश का परिमाण Q तथा दोनों आवेशों के, तथा दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, दूरी के गुणनफल को, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव तो अपने पहले बना लिया, क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ से ये पता लग गया। यदि इसका मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, इसको अपन व्यक्त किससे करते हैं, व्यक्त करते हैं अपन किससे, P वेक्टर से। क्या ये एक सदिश राशि, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ मैं, वेक्टर लगा रहा हूँ। इसको P से व्यक्त करते हैं। अब मैंने क्या बोला, देखो डेफिनेशन पढ़ो। जब किसी एक आवेश का क्या लेना है, परिमाण, यानी एक आवेश का परिमाण, यानी कोई भी एक आवेश का परिमाण ले लो, यानी उसकी वैल्यू Q। तो ये मैंने क्या ले लिया, इसका Q, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ की a और यहाँ की a, टोटल कितनी हो गई 2a। तो ये आपका क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फॉर्मूला कहलाता है। और ये क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है, सदिश राशि है। क्लियर। अब यदि इसकी मैं दिशा की बात करूं, यदि सदिश राशि है इसका मतलब इसकी दिशा तो होगी।
तो इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, ऋण आवेश से, इसकी दिशा क्या होगी, ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। क्या होती है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। क्या होती है, जो इसकी दिशा होती है वो क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो क्या पता लगा, ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या है, ऋणावेश से धनावेश की ओर है। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसकी जो दिशा है वो क्या है, ऋणावेश से धनावेश की ओर है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना कि किसकी दिशा किसकी ओर होती है। जब अपन विद्युत द्विध्रुव की बात करें, ध्यान रखना अपन प्लस की और माइनस की हुई अलग अलग बात नहीं कर रहे, पूरे युग्म की बात कर रहे हैं। पूरे युग्म को मैंने क्या नाम दिया, विद्युत द्विध्रुव। और इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, ऋण आवेश से धनावेश की ओर होगी, यानी ऋण आवेश से धनावेश की ओर, यानी जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी, आपकी इस दिशा में होगी। यदि मैं इसको ए बी नाम देता हूं तो जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी, आपकी बी ए के अनुदिश होगी। क्या होगी, बी ए के अनुदिश होगी। क्या होगी, बी ए के अनुदिश होगी। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ इसके मात्रक की, किसकी बात करता हूँ, इसके मात्रक की। बताओ इसका मात्रक मुझे कोई बता सकता है क्या कि इसका मात्रक कितना होगा। यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं, किसके, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की, तो P वेक्टर है, इसका मात्रक क्या होगा बताओ। ये क्या आपके पास 2a, 2 तो कांस्टेंट है, a क्या है, दूरी है, यानी 2a आपकी क्या एक तरह से दूरी है। दूरी को मैं किसमें मापता हूँ, मीटर में। तो ये तो हो गया आपका मीटर। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये क्या हो गया आपका कूलाम। क्या हो गया, कूलाम। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, mc। क्या होगा, mc, यानी मीटर और कूलाम। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। यदि मैं इसकी विमा की बात करता हूँ, यानी इस द्विध्रुव आघूर्ण की यदि आपको विमा निकालनी है तो बताओ विमा क्या आएगी इसकी। यदि इसकी विमा निकालनी हो आपको तो विमा क्या आएगी, बताइए मुझे। विमा क्या आएगी, देखो ये क्या आपकी लंबाई है, यानी दोनों के बीच की दूरी। दूरी के लिए विमा क्या आती है, मीटर। मीटर को किसमें मापते हो आप, L1 से। तो ये तो आ जाएगा L1। यहाँ पे क्या आएगा, आवेश है। आवेश क्या होता है, AT, यानी ये क्या हो जाएगा आपका AT। पहले ही अपन निकाल चुके हैं। तो इसकी जो विमा आएगी वो क्या आएगी आपकी, M0, L1, A1 और T1। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। क्लियर। तो ये क्या हो गया, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। यदि आपके पास दूरी यदि 2a ना होकर क्या होती, यदि दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या होती, मान लो कि आपके पास कोई ऐसा कोई आवेश आ गया, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है, फिर आपको पूछा जाए कि इसके विद्युत द्विध्रुव कितना होगा, या इसके बीच की दूरी कितनी दे दें, टोटल दूरी a दे दें। टोटल दूरी a देता है, इसका मतलब ये केंद्र बिंदु से ये a/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका a/2 होगा। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण बता सकता है क्या कोई, कितना होगा इसका द्विध्रुव आघूर्ण। देखो P वेक्टर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, a। तो ये क्या हो जाएगा a, और एक आवेश का लेना परिमाण, तो एक आवेश का परिमाण। तो P इक्वल टू क्या आएगा आपका AQ। क्लियर। यदि आपके पास कोई ऐसा कंडीशन आ जाए कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है आपके पास 2Q, ये कितनी है 2Q, और ये कितनी है आपके पास -2Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी a है। कितनी है, a है। तो देखो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो कितना आएगा, P वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, P वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास। देखो दोनों आवेश का परिमाण, और परिमाण कितना हो जाएगा, ये भी 2Q है, ये भी -2Q है, यानी आवेश का परिमाण कितना 2Q। परिमाण यानी आवेश की वैल्यू 2Q। इसके बीच की दूरी कितनी है, सॉरी ये तो क्या, अपन पहले दूरी ले लेते हैं, तो दूरी तो क्या हो गई a, और इस आवेश का परिमाण क्या है आपका 2Q। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसका द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी का भी द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हो। कोई भी आवेश की वैल्यू आ जाए, उसके बीच की यदि दूरी दी हुई है तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हो। क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट करिए। ये जो एग्जाम्पल था इसको तो मैं हटा देता हूँ। एक एग्जाम्पल आप यहाँ से ये डायग्राम बनाते हुए लिख कर लेना। ठीक है, लिख लीजिए इसे। एक इसमें ध्यान रखना, क्या इसका यदि मैं कुल आवेश निकालूं, यदि जो ये आपका आवेश है, यदि मैं इसके कुल आवेश की बात करूं, कुल आवेश का मतलब क्या होता है, दोनों आवेशों को ऐड करना। यदि मैं इसके कुल आवेश की बात करता हूं तो ध्यान रखना, कुल आवेश यहाँ पे क्या आएगा, विद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश आता है वो क्या आता है, शून्य आता है। क्या आता है, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश आता है वो क्या आता है, शून्य आता है। लिख लेता हूं एक लाइन कि विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव का देखो, ये तो आवेश तो शून्य हो सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी शून्य नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी शून्य नहीं होता, तथा विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, तथा विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने लिखा उसको नोट करिए। पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, ये डायग्राम बनाइए, ये फॉर्मूला लिखिए, ये एक सदिश राशि ये वाली लाइन लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, उसके नीचे उसकी बीमा लिखिए, बीमा लिखने के बाद ये लाइन लिखिए। ठीक है,
तो जल्दी से इसको लिखिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले ले, और लिखना चाहता है तो जल्दी से लिख ले। ठीक है, लिख दिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आपके पास 2 डेफिनेशन और आती है जो इसी से जुड़ी हुई है, जिसको आप बोर्ड के एग्जाम में कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है। जो छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, उसमें कई बार वो डेफिनेशन पूछी गई है, पूछी जाती है, जिसका नाम है ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। क्या नाम है? ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। तो वो क्या होता है उसको समझना है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव से आगमन से रिलेटेड 2 डेरिवेशन है इंपोर्टेंट, वो भी अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या समझना है? ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? ध्रुवीय अणु की। किसकी बात करते हैं? ध्रुवीय अणु की। किसकी बात करते हैं? ध्रुवीय अणु की। अब देखो ये ध्रुवीय अणु में क्या होता है, मान लिया कि कोई आपके पास अणु है, मान लिया कि आपके पास क्या है, कोई अणु है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यदि डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा, जो ध्रुवीय अणु क्या होगा कि कोई भी आपके पास कोई प्रोटॉन है, मान लिया कि कोई अणु है, क्या है आपके पास कोई अणु है, अणु का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है आपका प्रोटॉन है। यानी जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र है और प्रोटॉन का द्रव्यमान केंद्र है वो कभी भी संपाती नहीं होता। संपाती का मतलब कभी भी एक ही जगह पर दोनों के द्रव्यमान केंद्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो ये ऋणात्मक है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच कुछ दूरी रहती है, इसके बीच क्या रहती है, कुछ दूरी रहती है। और जब कुछ दूरी आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, इसका पी क्या होगा बताओ, नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी इसके ये क्या होगा, इसका द्विध्रुव आगुण होगा, पी की कुछ वैल्यू होगी, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ध्रुवीय अणु कहलाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि किसी अणु में, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, किसी अणु में, किसी अणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र, किसी अणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ, प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ, प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ संपाती नहीं होता। क्या नहीं होता? संपाती नहीं होता। अर्थात उनके बीच कुछ दूरी होती है, अर्थात उनके बीच कुछ दूरी होती है, अर्थात उनके बीच क्या होती है, कुछ दूरी होती है। तो वह ध्रुवीय अणु कहलाता है, वह ध्रुवीय अणु कहलाता है, वह ध्रुवीय अणु कहलाता है, वह क्या कहलाता है, ध्रुवीय अणु कहलाता है। तथा इसका द्विध्रुव आगुण, तथा इसका जो द्विध्रुव आगुण है वो शून्य नहीं होता। द्विध्रुव आगुण शून्य नहीं होता। क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताओ, ये आपके कहलाते हैं क्या, ध्रुवीय अणु। तो इसके यदि मैं एग्जांपल लिखूं तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, देखो जो H2 है, O है, HCl है या NH2 है, ये सब किसके एग्जांपल है, इसी अणु के एग्जांपल है। देखो इसमें कभी भी O है, एक प्रोटॉन है, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो दोनों क्या होंगे, बीच की कुछ न कुछ दूरी बनेगी। कभी भी इलेक्ट्रॉन का यानी ऋणात्मक का द्रव्यमान केंद्र, धनात्मक का द्रव्यमान केंद्र कभी भी संपाती नहीं होगा। वो क्या कहलाएगा, आपका ध्रुवीय अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्रुवीय अणु कहलाएगा। यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलर, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलर। ऐसे ही आपके पास आता है अध्रुवीय अणु। ऐसे ही आपके पास क्या आता है, अध्रुवीय अणु, नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या आता है, इसमें ये होगा कि आपके पास जो किसी भी अणु में ऋणात्मक का या ऋणात्मक आवेश का द्रव्यमान केंद्र और धनात्मक आवेश का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या होता है कि दोनों एक जो जिस
फर्स्ट वाले का जो ऋणात्मक का द्रव्यमान केंद्र है और धनात्मक का द्रव्यमान केंद्र है वो एक ही जगह पर होगा। एक ही जगह पर होने का मतलब क्या है कि एक ही जगह पर देखो, पहले ये द्रव्यमान केंद्र अलग अलग थे, इसके बीच की कुछ दूरी होती थी, तो ये क्या होता था, ध्रुवीय अणु कहलाता था। अब क्या होगा, ये बार ऋणात्मक का द्रव्यमान केंद्र आ गया और इसी के संपाती क्या आएगा, संपाती यानी इसी के पास जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान केंद्र आ जाएगा। इसका मतलब इसके बीच में कुछ दूरी क्या होगी, नहीं होगी। इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 0। और जब इसके बीच की दूरी 0 हो जाती है तो आप जानते हो कि जब इसके बीच की दूरी यानी 2a 0 हो गया, 2a 0 हो गया तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। और जब द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा वो अणु क्या कहलाएगा, आपका अध्रुवीय अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका अध्रुवीय अणु कहलाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि किसी भी अणु का ऋणात्मक आवेश का द्रव्यमान केंद्र, किसी अणु का ऋणात्मक आवेश का द्रव्यमान केंद्र, ऋणात्मक आवेश का, ऋणात्मक आवेश का द्रव्यमान केंद्र धनात्मक आवेश के द्रव्यमान केंद्र से, धनात्मक आवेश के ऋणात्मक आवेश का द्रव्यमान केंद्र धनात्मक आवेश के द्रव्यमान केंद्र के साथ संपाती होता है। संपाती होता है, संपाती होता है, अर्थात उनके बीच की दूरी 0 होती है। अर्थात उनके बीच दूरी, अर्थात उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होती है आपकी, 0 होती है। जब बीच की दूरी 0 होती है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना होगा, 0 होगा। तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना होगा, यानी P की वैल्यू भी कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी। द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 होगा। यह अध्रुवीय अणु कहलाता है, यह अध्रुवीय अणु कहलाता है, या क्या कहलाता है, अध्रुवीय अणु कहलाता है। ठीक है, मेरी राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग मेरी कुछ ऐसी है, आपको समझ में आनी चाहिए बस केवल। तो देखो ये क्या हो गया आपका, तो यहाँ पे यदि मैं इसके एग्जांपल लिखूं तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, O2 आ सकता है, H2 आ सकता है, N2 आ सकता है। ये सब कैसे आपके अध्रुवीय अणु। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं। तो ध्रुवीय अणु में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र या ऋणात्मक आवेश का द्रव्यमान केंद्र धनात्मक आवेश के द्रव्यमान केंद्र के साथ संपाती नहीं होता। जब संपाती नहीं होता अर्थात उसके बीच की दूरी कुछ न कुछ रहेगी, उस दूरी के कारण उसका द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यहाँ पे जब मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या होगा, P नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या होगा, आपका P इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, देखो इसके बीच की दूरी नहीं है, दूरी इसके बीच दूरी है, मतलब P नॉट इक्वल टू 0, P की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। यहाँ पे क्या है, अध्रुवीय अणु में कोई इसके बीच संपाती है, संपाती का मतलब कोई भी दूरी नहीं होगी। जब दूरी नहीं होगी तब P इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका अध्रुवीय अणु। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आज वाली क्लास में तो अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये आपके क्या क्या पढ़ा अपन ने, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, विमा, सब कुछ अपन ने डिस्कस किया। अब इसके बाद जो कल वाली क्लास होगी उसमें आपकी क्या आएगा, विद्युत द्विध्रुव का जो अक्षीय रेखा पर अपन विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और एक निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखो आज की जो जो डेफिनेशन पढ़ी है ये आपको सबको ध्यान में रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो भी आज अपन ने पढ़ा है। ठीक है, हो सकता है विद्युत द्विध्रुव पूछे, हो सकता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछे, हो सकता है अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पूछ ले, हो सकता है ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु पूछ ले। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, हो सकता है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछे, हो सकता है द्विध्रुव आघूर्ण की विमा पूछे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो की लिंक को आपके क्लासमेटों तक पहुंचाइए। आपकी जो क्लासेज है रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल पे चल रही है, तो इसकी लिंक है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपकी जो क्लास है वो पढ़ने में आपको कैसी लग रही है उसको कमेंट करके भी बताइए। जो जो आप क्लासेज अवेलेबल करवा रहे हैं हम, तो उसको वापस कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने क्लास का व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप कुछ भी प्रॉब्लम शेयर करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, यदि किसी ने क्लास का नंबर नहीं लिखा हुआ है तो क्लास का नंबर है अपना 787777
63 और 122। ठीक है, ये आपका क्लास का व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम आए, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और इसके बाद अपन जैसे चैप्टर पूरा होगा, चैप्टर पूरा होने के बाद अपन क्या करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बुक के आगे के हैं, बुक के अंदर के हैं कंप्लीट। ठीक है, तो ये आज अपन इसी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप इसको जो वीडियो की लिंक है उसको शेयर कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए, फ्रेंड तक पहुंचाइए। और जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होगा, आप उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, यूट्यूब चैनल को ओपन करोगे तो वहां पे सब्सक्राइब पर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, वहां पे ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दीजिए। तो आपका जो यहाँ से वीडियो अवेलेबल होगा, जैसे वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन कल इसके नेक्स्ट डेरिवेशन में। ठीक है।